सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ ये महाराष्ट्र के द्वारा बनाया जाएगा। अभी इंडियन नेवी ने अपने डीकमीशन्ड एक शिप है आईएनएस गुलदार, इसको महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। तो अब आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास समुद्र में डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। मतलब अब इसका इस्तेमाल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आईएनएस गुलदार की बात करें तो भारत की कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप है ये, जिसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। 1985 में इंडियन नेवी में ये शामिल हुआ था और अभी 2024 में डीकमीशन इसको कर दिया गया था। ठीक है, तो एक लाइन में प्रश्न को याद रखना है। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। अब म्यूजियम से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। आ जाओ। अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहां पर बनेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने अभी किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। उसके अलावा भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। और भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी में। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये 18 मई को मनाते हैं। उसके अलावा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहां पर बनाया गया? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में मिलेगा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। और भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खुला जाएगा ये वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय आपको मिलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था? पुणे में। और अभी सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई थी? राजस्थान के ब्यावर में। तो ये सब संग्रहालय म्यूजियम्स भी अभी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज वीडियो में आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो, मैं थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा मेरा तुतलापन आ सकता है। एक्चुअली उसका कारण है कि अभी मेरे टंग में, मतलब अपनी जो जीभ होती है आगे की साइड में, मेरे छाले हो गए। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 7 छाले हो रहे हैं। तो जब मैं ऐसे कोई शब्द बोलता हूं जिनमें जो हमारी जीवा है, जो टंग है, जब टच होती है तो प्रॉपर वो शब्द नहीं निकलता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा दर्द सहन करके मैं बोल रहा हूं शब्दों को। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये बात आपको बता दूं ताकि आपको लगे नहीं कि आज मैं अजीब सा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा तुतलापन आ रहा है वो इसमें, है ना। तो छाले हो रहे हैं, 2-3 छाले तक का दर्द तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन 7 हो रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा दर्द हो जाता है। चलो फिर कोशिश करेंगे बिल्कुल क्लियर आपको डिलीवर करने की पूरा लेक्चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी ये बढ़ते में बोला ना, मैं बढ़ते हैं, ड आता है ड, तो ड में टंग टच होती है तो बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते हैं ऐसे बोल दिया मैंने। बाकी तो सब सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा नमिता गोखले ने। तो अभी हाल ही में नमिता गोखले ने अपनी एक नई बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नमिता गोखले ये उत्तर प्रदेश से है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर है ये। और इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 2021 में इन्होंने अपना नॉवेल जिसका नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो ये वही नमिता गोखले हैं। तो बुक और ऑथर का नाम याद रखना,
कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अभी 2025 में जो बुक्स ऑथर हमने पढ़ी, बुक और लेखक वाले प्रश्न में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभिजीत बनर्जी की बुक आई थी अभी, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी ने लिखी स्टम्प्ड, ये 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हमारे विकेट कीपर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इस बुक को लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसको लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इसको लॉन्च तो किया था अमित शाह ने और इसको एडिट किया था, संपादित किया था डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्माज मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, इनकी एक बुक अभी लॉन्च हुई थी जिसका नाम है कर्म योगिनी वीरांगना। और IM, इस बुक को लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने और इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, तो ये सारी बुक्स अभी 2025 की है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इंडोनेशिया ने। तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका चौथा संस्करण रहा, जो कहाँ हुआ? किंगडाओ चाइना में। इसको जीत लिया इंडोनेशिया ने। पहला टाइटल है, इंडोनेशिया ने पहली बार जीता है। यहाँ पे इंडोनेशिया ने किसको हराया? चाइना को। तो ये जो चैंपियनशिप है ये हर 2 साल के बाद होती है और इस चैंपियनशिप में टीमें जो हैं एक दूसरे के खिलाफ टोटल 5 मैच खेलती है। तो इन 5 मैच में कैसे कैसे खेलती है? एक होता है मेन सिंगल्स का, एक वुमेन सिंगल, एक मिक्स्ड डबल। मिक्स्ड डबल मतलब एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वुमेन्स डबल दोनों लड़कियां होती है और मेन्स डबल दोनों लड़के होते हैं। ठीक है, तो ये 5 मैच हो गए और जो टीम पहले 3 मैच जीत जाती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो 4 संस्करण हो चुके हैं इसके। पहला संस्करण 2017 में हुआ था वियतनाम में, उसको जापान ने जीता था। दूसरा 2019 में हुआ था हांगकांग में, चाइना ने जीता। तीसरा 2023 में UAE में हुआ, चाइना ने ही जीता था। और अभी आज हम देख रहे हैं चौथा संस्करण 2025 में हुआ, चाइना में हुआ था और उसको इंडोनेशिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बैडमिंटन की बात है तो अभी 2025 में बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता हुई थी, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025, जिसे आप योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हो। यह अभी KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। अभी जनवरी में ही 22वां संस्करण था। मेन सिंगल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, डेनमार्क के हैं, और वुमेन सिंगल आंशी यंग ने जीता, साउथ कोरिया की प्लेयर है। एक तो ये याद रखना। उसके अलावा एक बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और स्थापना होती है 1934 में। हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी है। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी स्थापना 1934 में ही होता है। इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। बाकी थॉमस कप, एयर कप, सुद्दीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, ये सब का संबंध बैडमिंटन से है। अच्छा, आप मुझे बताओ अब कि ये जो थॉमस कप है जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और उबेर कप महिलाओं का, अब ये 2026 में होगा तो कहां पर होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी 2024 वाला है, ये चाइना में हुआ था और उसको चाइना ने ही जीता था इंडोनेशिया को हरा करके, दोनों को। अब 2026 वाला कहां पे हुआ होएगा ये आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया, लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब उसका नाम क्या है उस पुस्तक का नाम? तो आंसर होगा हार्ट लैम्प। तो एक कन्नड़ लेखिका है, इनका नाम तो है बानू मुश्ताक, और इनकी एक बुक है हार्ट लैम्प, और अभी इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। और इस अंग्रेजी में अनुवादित इस पुस्तक को अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया, या यूं कह दूं सूची में शामिल किया गया है। अब फाइनल देखना होगा हमें। अब ये इस साल मई के महीने में हम देखेंगे जब इसकी घोषणा होगी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, कि इसे फाइनली चुना जाता है या नहीं चुना जाता। लेकिन अभी लिस्ट में तो शामिल कर लिया गया, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और आप यूं भी कह सकते हो ये पहली बार भी है जब किसी कन्नड़ रचना को इस सूची में शामिल किया गया हो। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किस भारतीय ने जीता था? तो आप सभी को याद भी होगा, गीतांजलि श्री उनका नाम है। उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए
कब? 2022 में, याद होगा आपको। अच्छा, वैसे लेटेस्ट अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये किसे मिला था? जेनी एर्पेनबेक को मिला था उनके नॉवेल काइरोस के लिए। और बुकर पुरस्कार पूछेंगे या मेन बुकर पुरस्कार, तो वो सामंथा हार्वे को मिला था उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने PSA ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो आंसर होगा सौरव घोषाल ने। अच्छा, आपको याद हो तो पिछले साल अप्रैल का वो महीना था जब सौरव घोषाल ने स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की थी, पर अभी उन्होंने उस घोषणा को समाप्त कर दिया, मतलब संन्यास को अभी कैंसिल कर दिया। और अभी इस टूर्नामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया, PSA ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में, जो भी 19 से लेकर 23 फरवरी तक हुआ था। कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इसको सौरव घोषाल ने जीत लिया, भारतीय स्क्वैश प्लेयर है। यहाँ पे इन्होंने किसको हराया पूछोगे, तो अब्देल रहमान नासर को हराया, जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट देश के हैं। ठीक है, तो कौन सा टूर्नामेंट था, कहाँ पे हुआ, किसने जीता, किसको हराया, सब मैंने आपको बता दिया। सौरव घोषाल की बात करें, वैसे तो इनसे याद रखने को बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट 2-3 बातें मैं आपको बताऊं तो 2004 में जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 स्थान पाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। 13 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 2007 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले स्क्वैश प्लेयर है। अच्छा, PSA का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। और स्क्वैश से याद आएगा, अभी ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। और उसमें महिलाओं के अंडर 17 कैटेगरी में भारत की जो स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, वो विजेता रही थी। वैसे वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का स्थापना होता है 1967 में, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है जेना वॉल्ड्रिज। ये कुछ भारतीय स्क्वैश प्लेयर हैं जो फेमस हैं बड़े, सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकल, जोशना चिन्नप्पा, अनाहत सिंह, हरिंदर पाल संधू, ये सब ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों का नाम देकर के उनके खेल पूछ लेते हैं, तो याद होने चाहिए कम से कम वो खिलाड़ी जो न्यूज में बने हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन 3 में से कौन नहीं है? मतलब 3 यहाँ पे उत्तर है और एक गलत आंसर है, तो वो गलत का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो उत्तर हो जाएगा दाऊ दयाल जोशी। तो ये नाम हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम के ये 3 नाम है। तो वो 3 नाम कौन कौन से हैं? ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नी। तो अभी आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा में उनके योगदान के लिए अभी आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया। और वो 3 आयुर्वेद विशेषज्ञ कौन कौन है? ताराचंद शर्मा नाड़ी वेद और आयुर्वेद साहित्य के विशेषज्ञ हैं, एक माया राम उनियाल है और एक समीर गोविंद जमदग्नी है। आयुर्वेद शिक्षा पहल के संस्थापक इनको कहा जाता है। इसमें प्रत्येक को पुरस्कार राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्यों दिया जा रहा है इनको ये सम्मान, या ये सम्मान दिए जाने का उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद के एकीकरण को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करना। या आयुष की अगर हम बात करते हैं, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। बाकी आयुर्वेद से और क्या क्या प्रश्न आपको याद रखने होंगे, जैसे कि कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे। यूके सांसद ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था? तनुजा नेसारी को। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। ये जो धन्वंतरी जयंती होती है और ये कोई फिक्स नहीं होता, ये धन्वंतरी जयंती के दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो 2024 में हमने इसको 29 अक्टूबर को मनाया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर खोला था? जामनगर में। और सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? स्मार्ट कार्यक्रम। नई दिल्ली में पहले आरोहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़ ने। और आयुर्वेद पर ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी था। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र खोला गया था मॉरिशस में। और भारत का पहला आयुर्वेद चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया? नाड़ी तरंगिनी। भारत का पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? नई दिल्ली में। 2017 में खोला था मोदी जी ने, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया भी था। और अभी
मोदी जी ने ही केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है, नींव रखी है कहाँ पे? नई दिल्ली के रोहिणी में। इसे आप अंग्रेजी में बोलोगे सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आयुर्वेद से ये सारे और प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सर्विसेज ने। तो सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 71 नंबर का एडिशन था, जो कहाँ पे हुआ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम उड़ीसा में 20 से 23 फरवरी तक ये हुआ। देखो, जीत लिया सर्विसेज ने। और किसे हराया? रेलवे को हराया है। इससे पिछला वाला जो 2024 में हुआ था 70वां एडिशन, उसको हरियाणा ने जीता था। वहां पर भी रेलवे उपविजेता रहा था। बाकी कबड्डी से आपको याद दिलाऊं तो अभी प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 11 इसको हरियाणा स्टीलर्स ने जीता, पटना पायरेट्स को हराया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में होगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये बिहार में होगा। और अभी 50वां जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 जो हुआ था पुरुषों का, उसमें हरियाणा विजेता रहा था उत्तराखंड को हरा करके। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? अगर हम बात करते हैं फील्ड में तो 7 प्लेयर होते हैं, वैसे टोटल 12 होते हैं। और बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट ये कबड्डी ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे हमने उत्तर देखा था कि उत्तर सर्विसेज है, तो सर्विसेज से आप मुझे बताओ, अभी सर्विसेज ने एक और चैंपियनशिप को जीता था। वो चैंपियनशिप में आपको हिंट दे देता हूं, उसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। तो बताओ, अब मतलब मैंने आपको आंसर दे दिया और प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, वो वाली बात हो गई। बताओ, चलो जो भी है आंसर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड ये कहां पर मिला? तो आंसर होगा मोरक्को में। तो अभी नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स और दोपहिया वाहनों में अनिवार्य एबीएस सहित वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभी भारत और मोरक्को दोनों को ये प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ये सम्मान भारत और मोरक्को को पिछले 10 सालों में वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए किए गए जो उनके प्रयास हैं, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। और कहां पर दिया गया? ये मोरक्को में दिया गया। एक्चुअली में अभी 4th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी का आयोजन ये मोरक्को के मराकेश में किया गया था और वहीं पे इनको ये सम्मान मिला है। और यहीं पे एक टारगेट भी रखा गया कि 2030 तक जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको 50% कम करना है। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल क्या होती है? रबात इसकी कैपिटल होती है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सड़क की बात हो रही है ना, सड़क सुरक्षा। मैं आपको बताऊं, इजराइल ने तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा था। इसके अलावा राजपथ का नाम आपको पता है कर्तव्य पथ हो गया। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क बनी, ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। और अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन, जहां पे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई थी। अच्छा, देश की पहली स्टील सड़क कहां बनी थी? सूरत में। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर कहां पे स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बना? हैदराबाद में, जिसका नाम हेल्थ वे है, 23 किलोमीटर लंबा है। भारत का पहला बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बनाया गया। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक होता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सन 2000 में शुरू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये। अटल जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो सड़क से कुछ संबंधित प्रश्न ये भी मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा रशिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं WTA 1000 टूर्नामेंट। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। और ये हुआ कहाँ पे? अभी दुबई यूएई में हुआ। और इसे जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है मीरा एंड्रीवा। ये रशिया की टेनिस प्लेयर है। यहाँ पे इन्होंने हराया किसको? क्लारा रोशन को हराया, जो कि डेनमार्क की प्लेयर है। तो इस तरह से हमने देखा WTA 1000 खिताब जीतने वाली ये अब तक के इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। नाम याद रखना खिलाड़ी का और किस देश की है, ये दोनों याद रखना। मीरा एंड्रीवा ये रशिया की टेनिस प्लेयर है।
और टेनिस से आपको याद आएगा अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें हम बात करें अगर मेन सिंगल किसने जीता, जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, और वुमेन सिंगल मैडिसन कीज ने जीता जो अमेरिकी हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा भी सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी के नाम है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। सिमोना हालेप ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। और अभी जो 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई थी तमिलनाडु में, उसमें मेन सिंगल जीत लिया फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने। WTA मुंबई ओपन हुआ अभी मुंबई में ही, उसमें वुमेन सिंगल जी टैकमैन ने जीता और स्विट्जरलैंड की है। ये जो मुंबई ओपन है ये भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। तो टेनिस से ये 2-4 पॉइंट्स और ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए अभी समिति का गठन किया है, तो आंसर होगा VK पॉल। तो अभी नीति आयोग ने एम्स को वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व करेंगे नीति आयोग के सदस्य VK पॉल। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब बात नीति आयोग की हो रही है, तो ये योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। पहले उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगरिया थे। अभी CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। उसके अलावा नीति आयोग से ही याद आएगा अभी नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 को जारी किया था। उसमें भारत का स्कोर 71 था, टॉप पे उत्तराखंड और केरल था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर गोवा रहा था। ठीक है, तो नीति आयोग से ये 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने लेटेस्ट और देखे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना अगर नए हैं तो। बाकी इन सभी क्वेश्चंस की क्विज और डिटेल PDF आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी कहाँ पे क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। उस क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, और हमारी जो डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज होती है, और कौन से 20 क्वेश्चन? जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर से लिए गए इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, डेली लेकर के आता हूँ। ये सीरीज आपको मॉर्निंग में मिल जाती है। हम वीडियो के लास्ट में कुछ जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया होता है 5-7 बच्चों के नाम मैं आपको डेली दिखाता हूं ताकि आपका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। तो इसमें पहले स्थान पे रहे रोशन कुमार, फिर सबा खान, नितिश, संतोष, अंशिका, पुष्पेंद्र, पवन और अंशिता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। बाकी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, तो धीरे धीरे 20-20 करके आप देखोगे मंथ के एंड में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपका हो जाएगा तैयार। और इनको रिपीटेशन में जरूर रखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फिर से आप भूलोगे सही। ये ह्यूमन बिहेवियर है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो रिपीटेशन में रखना ताकि चीजों को आप भूलो नहीं, कम से कम एग्जाम तक। बाकी अब चलो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। फिर पूछा किस फुटबॉल क्लब ने अभी 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जीता? तो आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ भारत में। और जर्मनी के नए चांसलर होंगे फ्रेडरिक मर्ज। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटेन के हैं। और AI मॉडल मैग्मा, इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। गवाह सुरक्षा योजना को लॉन्च किया हरियाणा ने। और अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों के द्वारा IPO के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया? भारत। उसके अलावा चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला एक महोत्सव, एक कार्यक्रम है झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? असम में। और आखिरी प्रश्न पूछा था खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? तो 4 हैं, बेराइट, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्ट्ज। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल आपसे पूछा था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है कब? 17 जून आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।